हे गाइस, प्लीज़ 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 आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आप मेरे चैनल देखते ज़रूर हैं लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक भी नहीं करते, शेयर भी नहीं करते, कमेंट भी नहीं करते। दैट्स रियली अनफेयर। प्लीज़ हेल्प अस। बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर, बहुत सारा काम लगता है यहाँ पे। देख सकते हैं आप कितनी सारी बुक्स वगैरह लेके बैठो, इंसान ढूंढो ढाड़ो, समझो तब समझाओ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो प्लीज़ 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 ओके, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अब इसके बाद मैं इसको नहीं बोलूँगी क्योंकि मैं जब एक बार पढ़ाने लगती हूँ तो मेरे को बकवास करना पसंद नहीं है बीच में ये लाइक सब्सक्राइब वाला। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने उस दिन पढ़ाया था। मेरा एक्चुअली मेरा वीडियोज़ ना थोड़े से गलती से मेरे से, मतलब मैं लास्ट उसको बाय वाला नहीं कर पाती हूँ। ओके थैंक्स ऐसा कुछ बोल नहीं पाती, उसके पहले मेरे कट जाते हैं। तो कम अच्छा फ़ोन है मेरे पास, तो आप मेरे फ़ोन वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो शायद मेरे पास अच्छा फ़ोन भी हो जाए। तो प्लीज़ सपोर्ट मी। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा पक्ष। देखिए, हमने पहले उधर मैंने पूरा पढ़ लिया था। आप मेरे पुराने वीडियोस देखिएगा। देखिए, अब यहाँ पे है पक्ष माभिकी गति। ठीक है, इसमें है, इसमें ये गति करते हैं कौन कौन लोग। देखिए क्या कहते हैं आप, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है क्लेमीडोमोनास, जो कि मतलब 2.5 में। अभी इसमें क्लेमीडोमोनास कौन सा है भाई? सी नंबर। अच्छा, ये देखिए, ये लोग ना इसके थ्रू, मतलब ये जो ढेर सारे इनके पास अच्छा, हमने जैसे वो देख रखा है गोजर, यहाँ पे कहते हैं मुझे उसका। हाँ, कनखजूरा, कनखजूरा देखा होगा आपने। उसके बहुत छोटे 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 रोम जैसे पैर ही होते हैं। वो तो बहुत मोटे मोटे होते हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू दिस। लेकिन वो रोएं जैसे हमें दिखते हैं ना, उसके थ्रू वो चलते हैं, वैसे ही ये होते हैं। ये इनके थ्रू चलते हैं। ठीक है, आप समझ गए। अब अमीबीय गति ये होती है कूटपात। कूटपात का मतलब होता है स्यूडोपोडिया। ये एक नकली, मतलब पैरे से कहेंगे, जैसे इसमें बना हुआ है ना। देखिए ऐसे ऐसे फिर ऐसे ऐसे, तो ये चीज़ ऐसे होती है कि ये चलती जाएंगी। जैसे पानी की कोई बूंद देखा है, जब वो कहीं पर गिरती है फिर वो सरकती है, तो सरकते वक्त वो एक रास्ता बनाने के लिए आगे थोड़ी सी झुक, मतलब अपने आप को थोड़ा सा बढ़ाती है, फिर सरकती है, फिर बढ़ाती है, फिर सरकती है, ऐसे करती है ना। तो सेम चीज़ें ये भी करती, अमीबा भी करती हैं। ठीक है, अब मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ दिन में आपको कुछ एनिमेटेड वीडियोस के साथ मिलूँ, ताकि आपको ज़्यादा चीज़ें मैं समझा सकूँ, क्योंकि मैं सिर्फ बोल के समझा रही हूँ तो उसमें ज़्यादा अच्छा पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आप कूट पात समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। जीवद्रव एक जटिल बहुकलीय कोलाइडी तंत्र है। जीवद्रव का सबसे महत्वपूर्ण भौतिक गुण है उसका कोलाइड होना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कोलाइड तंत्र क्या है। अब यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, कि कोलाइड तंत्र क्या है, क्यों है, कैसे है। ठीक है, तो हम अब कोलाइड को समझेंगे। ठीक है, तो कोलाइड को समझने के लिए हम सबसे पहले हमको ये समझते कि दो तीन इसमें उदाहरण दिए हुए हैं, मैं समझा देती हूँ आपको वैसे ही। कि यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है चीनी का। ठीक है, कि चीनी और पानी का घोल जिसको समांग, देखिए वो तो समांग विलयन होता है। समांग विलयन जो नहीं जानते हैं उनके लिए ये बता देती हूँ, जो चीनी और पानी होता है। ठीक है, यहाँ पर दिया भी है चीनी और पानी के एक घोल को जब मिलाते हैं तो चीनी पानी में घुल जाता है पूरी तरह से। पर ऐसा नहीं है, वो घुलता भले है लेकिन उसके जो अणु होते हैं वो 0.001 म्यू एम से कम होते हैं। म्यू एम, म्यू, और म्यू एक मात्रक होता है जो लंबाई को नापता है। ठीक है, ये बहुत ही माइक्रो लेवल में होता है। ठीक है, और ये मीटर उसके आगे लगा रहता है ताकि पता चलता रहे कि ये लंबाई का मात्रक है। ठीक है, कण आयनिक या एक अणु के आकार के बराबर हो जाते हैं, जो कि सदैव
मतलब समांग होते हैं, मतलब आप चीनी और पानी को एकदम से देखकर अलग अलग नहीं बता सकते, मतलब दिखते नहीं, ट्रांसपेरेंट पानी में ही घुल जाते हैं पूरी तरह से, ठीक है। तो जो चीज़ जिस विलयन में घुल जाए, जैसे किसी विलयन में किसी चीज़ को डाला जाए और वो घुल जाए, मतलब जैसे किसी द्रव में या किसी द्रव में अगर आपने किसी चीज़ को डाला और उसे घोलने की कोशिश की और वो घुल जाए तो वो समांग होता है, मतलब घुल के उसमें मिल जाए, मतलब उसका जिस चीज़ को डाला है उसका कोई अस्तित्व ना बचे, तो वो एक समांग विलयन है, ठीक है। थोड़ी सी मिट्टी, अगर आप देखें मिट्टी को जल में डालेंगे, ठीक है, तो उसके बाद जब आप देखेंगे चाहे जितना घोल दीजिए वो, लेकिन मिट्टी का रंग तो छोड़ देगा ना, रंग तो दिखता है आपको। तो उसके जो अणु होते हैं उनका आकार 0.1 न्यूमीटर से अधिक होता है, इससे थोड़ा बड़ा होता है, जिसलिए हम बिना सूक्ष्मदर्शी के, बिना सूक्ष्मदर्शी के भी हम इसे देख सकते हैं। तो ऐसे विलयन को, इसे मिट्टी का जल में निलंबन कहते हैं, ठीक है। निलंबन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके जो छोटे छोटे कण होते हैं वो निलंबित हो जाते हैं, मतलब जैसे ज़मीन में जब आप घोल रहे हैं तो ऊपर नीचे पूरी तरफ ऐसे घूमते रहेंगे, इसमें दिखा रहा है ना, ऐसे 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 घूमते रहेंगे, जितनी देर आप घुमाएंगे ऊपर नीचे घूमते रहेंगे, और जब आप पानी ठहर जाएगा तो वो चुपचाप नीचे बैठ जाएंगे, मतलब अणु बाकायदा आपको दिखते रहेंगे, वो जल में कभी मिलेंगे नहीं, निलंबित हो जाएंगे, मतलब सस्पेंड हो जाएंगे। सस्पेंड का मतलब समझ रहे हो ना, अलग, मतलब अलग हो जाएंगे, ठीक है, निलंबित हो जाएंगे, ठीक। लेकिन जो बहुत से ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका जल या किसी अन्य विलयन में डाला जाए तो ये अणुओं या आयनों में विच्छेदित नहीं होते, किंतु अणु समूहों के रूप में पूरे द्रव में वितरित हो जाते हैं। इन अणु समूहों का आकार निलंबित कणों से छोटा, परंतु विलयन के कणों से बड़ा होता है। इन्हें अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जाए, जैसे इसके देखिए, मैं बता रही हूँ, इसके देखिए, इसका जो आप देखिए यहाँ पे जैसे दिया उदाहरण दिया हुआ है, गोंद, जेलेटिन, मंड, हाँ, एल्ब्यूमिन और दूध। जैसे अब दूध का ही मान लीजिए, अब हमारे पास दूध ही अवेलेबल होता है, हम आप जब कभी भी पानी में दूध डाल के देखिए तो वो एकदम पानी दूध के कलर का हो जाता है, ठीक है। लेकिन हम पानी और दूध को उस समय अलग कर नहीं पाते हैं, ना हम पानी और दूध में कुछ अलग मतलब देख पाते हैं, एकदम पानी और दूध मिल जाते हैं, लेकिन दूध में रंग तो दिखाई देता है ना हमें, वो तो पता चलता है ना, तो इसलिए उसका अस्तित्व तो बना ही हुआ है, तो इसलिए इसके अणु को तो हम देख नहीं सकते हम, लेकिन अल्ट्रा सूक्ष्मदर्शी द्वारा हम देख सकते हैं, अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप द्वारा हम इसे देख सकते हैं, लेकिन वो समान के जो ये कण होते हैं इनसे थोड़े बड़े होते हैं और निलंबन कणों से थोड़े छोटे होते हैं, मतलब बीच के होते हैं, समझ रहे हैं, उसे ही कोलाइड कहते हैं, ठीक है। ऐसे पदार्थ को कोलाइड कहते हैं, समझ रहे हैं आप। तो कोलाइड का मतलब आप समझ गए, कोलाइड का ये मतलब हुआ कि जहाँ पर अपना अस्तित्व भी बना है पर विलयन भी है, उस पर वो उस विलयन में विलित हो चुका है, उसमें मिल चुका है, लेकिन उसका अस्तित्व तो अभी भी बना हुआ है, उसके अणु समूह अभी भी बने हुए हैं। तो ऐसे ऐसे विलयन को हम कोलाइड विलयन कहेंगे, ठीक है। अगर मैं कुछ गलत भी पढ़ा रही हूँ और आप लोग को लगता है, जो भी मेरा वीडियो देख रहा है उसे गलत लगता है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू। देखिए यहाँ पर दिया भी है ट्रू सोल्यूशन, मतलब कि समान विलयन, फिर बीच में आता है आपका कोलाइड विलयन बिटवीन ट्रू सोल्यूशन एंड सस्पेंशंस, मतलब जो देखिए इसका आकार हो गया 0.001 म्यू, इसका आकार हो गया 0.1 म्यू, तो इसके बीच में होता है कोलाइड, ठीक है। मैंने यही बताया ना आपको, दोनों के बीच का कुछ कोलाइड बना, ठीक है। अब देखिए कुछ चीज़ें इसमें भी इम्पोर्टेंट है, हम इसको भी देख लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ पर मैंने फ़ैन चला दिया था, इस वजह से थोड़ा फोकस दूर हो रहा है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, शुद्ध घोलों में घुलित व घोलक दोनों ही आणविक अवस्था में होते हैं, इसलिए कहा जाता है
इसलिए कहा जाता है कि ऐसे घोल में एक ही प्रावस्था होती है, अतः शुद्ध घोल समांग और कोलाइडी विलयन असमांग, ये दिया हुआ है, असमांग होते हैं। ठीक है, जिस माध्यम में कोई वस्तु वितरित होती रहती है उसे परिप्रेक्षण माध्यम कहते हैं। यह माध्यम परस्पर अविरत मतलब कंटिन्यूअस रहता है, मतलब हमेशा वितरित होती रहती है। ठीक है, जो वस्तु वितरित रहती है उसे परिक्षेपित प्रावस्था कहते हैं। हाँ, अब सही है। सॉरी, सेकेंड। जिसका अर्थ है कि किसी प्रकार के कण किसी माध्यम में इधर उधर व्यवस्थित रूप से परस्पर एक दूसरे से पृथक रहकर विसर्जित रहते हैं। जब कोलाइडी विलयन में परिक्षेपित अवस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों ही द्रव होते हैं तो इसे पायस कहते हैं। जैसे तेल का जल में मिश्रण, यही मैं आपको पहले भी समझाना चाहती थी। तेल में जल का मिश्रण देखिए, हाँ, तेल और जल को जब भी मिलाइए तो कभी मिलते नहीं हैं। तेल की छोटी छोटी बूंदें जो होती हैं अंदर बाहर सब तैरती रहती हैं, ऊपर आने की कोशिश में लगी रहती हैं। यह एक जल स्नेही कोलाइड है। ठीक है, हाइड्रोफिलिक कोलाइड है। प्रत्येक कोलाइड विलयन दो अवस्थाओं में मिलता है। एक सॉल जल, देखिए मैं बहुत बार पहले से ही सॉल जल की बातें पहले से ही करती आ रही हूँ ना, ये वही प्रावस्था है। सॉल जल, सॉल अवस्था में यह एक तरल रूप में तथा जब घोल गाढ़ा और अर्ध ठोस रूप में बदल जाता है तो उसे जल कहते हैं। परिस्थितियों के परिवर्तन पर सॉल व जल रूप एक दूसरे में रूपांतरित होते रहते हैं। मतलब ये ऐसा है कि अब मतलब जैसे कहीं इकट्ठा हो रहे हैं जहाँ पे कोशिका झिल्ली है या भित्ति है। देखिए झिल्ली कहाँ पर है, जंतु में, जंतु कोशिका में हमेशा झिल्ली होती है और पादप कोशिका में हमेशा भित्ति होती है। अब ऐसा हो गया कि जीव द्रव्य जो है वो झिल्ली के पास, मतलब कोशिका झिल्ली के पास पहुँचती जा रही, तो वहाँ पे थोड़ा गाढ़ा हो गया, जो वहाँ पे थोड़ा सा गाढ़ा या थोड़ा सा कठोर सा हो गया, मतलब थोड़ा सा जली टाइप का हो गया। इधर बहुत तरली है, यहाँ पे थोड़ा सा गाढ़ा हो गया, तो यहाँ जल हो गया, यहाँ सॉल हो गया। अब ऐसा तो नहीं कि यहाँ रुका रहेगा, क्योंकि वो तो जीवित है, तो वो थोड़ी देर बाद ऐसे करेगा, तो यहाँ जल हो गया, यहाँ सॉल हो गया। ये ऐसे कई तरीके से यहाँ पे अपने आप को मतलब गति करते रहते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे है कोलाइडी घोल की सॉल व जल अवस्था। ए सॉल है, बी जल है, वही चीज़ ना। अब ये हमें सॉल जल के लिए दो तीर बनी हुई हैं। इसका मतलब है अगर यहाँ जल बन गया, इधर यहाँ से तरल आया, ये जल है, ये सॉल है, तो अब यहाँ से सॉल जो है वो जल में बदलेगा। मतलब यहाँ से सॉल, यहाँ जल है तो ये सॉल में बदलेगा, और यहाँ जो सॉल था ये जल में बदलेगा। मतलब ये ऐसे ऐसे हमेशा होता रहता है। तो जब ये सॉल में रहेगा तो ऐसा रहेगा, जल ही हो जाएगा, तो यही जो कण ये फैले हुए हैं, ये कण मिल जाएंगे थोड़ी देर के लिए, फिर ये फैल जाएंगे, फिर थोड़ी देर के लिए मिल जाएंगे। ये हमेशा परस्पर आपस में क्रिया करते रहते हैं। ठीक है, और ये एक ब्राउनी गति मतलब कि हमेशा इधर उधर बिखरना, ऐसे ऐसा घूमना, ब्राउनी गति कहलाती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन अब क्या करें, बायोलॉजी में भी पढ़नी पड़ती है हमें। उदाहरण के लिए क्रीम एक सॉल है, परंतु इसे मथने पर वह मक्खन के रूप में बदल जाती है, वह जो एक जल है। यदि मक्खन को गर्म किया जाए तो वह पुनः पूर्व अवस्था में आ जाता है। समझ में आ गया? तो ये वैसा ही है, लेकिन जीव द्रव्य कभी सॉल की दशा में और कभी जल की दशा में होता है, परंतु साधारणतः यह सॉल की रूप में होता है। तो साधारणतः तो भाई तरल ही रहेगा, लेकिन एक गति जब इसमें इस तरह की होती है, फ्लो वाली गति होती है, तो इस तरह की अवस्थाएं बनती बिगड़ती रहती हैं। ठीक है,
इनमें निलंबित कण एक दूसरे से टकराकर एक ऊपर नीचे आगे पीछे तीव्र गति से इधर उधर घूमते रहते हैं। कणों की यह गति ब्राउनी गति कहलाती है। इस गति के कारण जीवद्रव्य में कोलाइडी कण निलंबित अवस्था में ही रहते हैं और तल पर नहीं बैठते हैं। तब जैसे कि हम पानी में मिट्टी का घोल मिट्टी डाल दें और उसको घोलें, तो उसके कण हमेशा पूरा टाइम जब तक घोलते रहो तब तक वो बिखरते रहेंगे, घूमते रहेंगे, या जब तक पानी घूमता रहेगा तब तक उसमें वो घूमते ही रहेंगे। और कैसे घूमेंगे? वो ब्राउनी गति करते हैं, ऐसे जिगजैग, पता नहीं किस किस शेप में कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कोई दिशा निर्देशन नहीं, कुछ नहीं, वो अपने आप को घुमाते रहते हैं। ठीक है, तो उसी को ब्राउनी गति कहते हैं। इस गति के आपने समझ लिया, माफ़ कीजिएगा। इस गति के कारण जीवद्रव्य के कोलाइडी कण सदैव निलंबित अवस्था में ही रहते हैं और तल पर नहीं बैठते। जैल दशा में इस प्रकार की गति नहीं हो पाती। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा कठोर हो जाता है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर स्पेस है काफ़ी, तो यहाँ पे कणों को ज़्यादा जगह मिलेगी, वो घूम फिर सकते हैं। यहाँ पे कोई स्पेस कणों के बीच में दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे दिक्कतें ज़्यादा, यहाँ पे ब्राउनी गति नहीं हो सकती। कोशा की मृत्यु पर जीवद्रव्य की कोलाइडी अवस्था समाप्त हो जाती है। तो कोलाइडी अवस्था एकदम से समाप्त हो जाती, सब कुछ बिखर जाता होगा या सूख जाता होगा, अभी इसका तो अंदाजा मुझे नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ नहीं मेंशन की गई है। देखिए, अब हम जीवद्रव्य की प्रकृति पढ़ते हैं। जीवद्रव्य के विषय में समय समय पर बहुत सी विचारधाराएं प्रस्तुत की गई, जो अब केवल ऐतिहासिक महत्व की हैं। जैसे कि पहला है जाली का सिद्धांत। जीवद्रव्य एक महीन जाली के रूप में कोशा में रहता है। ठीक है, तंतुमय सिद्धांत ये भी आया था। जीवद्रव्य महीन रेशों के रूप में रहता है। दानेदार सिद्धांत, इसमें जीवद्रव्य एक सूक्ष्म दानेदार पदार्थ है। मतलब सबका देखो एक जैसा ही कुछ कुछ है, मतलब मिलता जुलता। अब जाली और रेसे तो एक ही जैसे होते हैं ना, ये दानेदार भी तो अब भाई उतने सूक्ष्म है, उसको आप रेसा कहो या दाना कहो, बराबर ही है। ये देख लें, जालीदार के लिए कुछ ऐसी धारणा है, तंतुमय के लिए ऐसी धारणाएं हैं, दानेदार के लिए ऐसी धारणाएं, और एक और है वायुकोष्ठ कोष्ठिका मय। ठीक है, ये ऐसी धारणाएं हैं। तो वायुकोष्ठिका मय सिद्धांत में है जीवद्रव्य की अति सूक्ष्म बूंदों का समूह है, जो एक दूसरे तरल पदार्थ में फैले रहते हैं। इस प्रकार से यह एक पायस है। ठीक है, यह सिद्धांत आधुनिक विचार से अधिक मिलता है। ये सिद्धांत को हम लोग ज़्यादा महत्व दे सकते हैं, क्योंकि ये आधुनिकता से काफ़ी मैच करता है, जो कि ये तीनों नहीं करते, लेकिन ये ज़्यादा करता है। पर मेरे को तो, मैंने कई एनिमेटेड वीडियो में इसको देखा, लेकिन मैं प्रमोट नहीं कर रही। ये आधुनिकता, ये वैज्ञानिक मानते हैं, तो यही होगा। जीवद्रव्य का रासायनिक संगठन। जीवद्रव्य एक बहुत जटिल पदार्थ है। इसका विश्लेषण करते समय इसकी मृत्यु हो जाती है। इस कारण यह जानना कठिन हो जाता है कि जीवित अवस्था में किस प्रकार का होता है। ठीक है, ताजे भार के आधार पर जीवद्रव्य के विभिन्न पदार्थों एवं अनुपातों में उपस्थित रहते हैं। ठीक है, और ये NS कौन क्या है, इसके 1969 पर आधारित है। ठीक है, इसकी तालिका है, हम देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें क्वेश्चन में आती रहती हैं। ठीक है, जल कितना है? 90%। देखिए, जल ही जीवन है। कोशिका में भी 90% 2+ या माइनस हो सकता है। जो ये जल कहाँ कहाँ पाया जाता है? केंद्रक रस में और हाइलोप्लाज्मा में। ठीक है, हाइलोप्लाज्म में। ठीक है, और प्रोटीन 7+2 या -2 प्रोटीन कहाँ पाई जाती? कलाएँ, हाइलोप्लाज्म और बीकर में। ठीक है, बीकर मतलब एंजाइम्स में। कार्बोहाइड्रेट 2+-0.5 ये हाइलोप्लाज्म संचित पदार्थ में पाए जाते हैं। ठीक है, लिपिड्स
1 ±0.5 कलाएँ हाइलोप्लाज्म और निष्क्रिय पदार्थ में। ये सारी चीज़ें जो हैं हम बाद में अभी पढ़ेंगे। ये हाइलोप्लाज्म पढ़ के लग रहा होगा ये क्या है हाइलोप्लाज्म, अभी मैं कुछ दिन में आपको सब समझाती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हमने लिपिड्स पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे अकार्बनिक पदार्थ। 1 ±0.5 हाइलोप्लाज्म कोफैक्टर के रूप में। राइबोन्यूक्लिक अम्ल RNA 0.7% केंद्रक और कोशाद्रव्य में। और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल DNA 0.4% केंद्रक। माइटोकॉन्ड्रिया, ये याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया और हरिमकर्ण, मतलब केंद्र के बाद ये DNA, केंद्र के बाद DNA माइटोकॉन्ड्रिया और हरिमकर्ण में ही पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके कुछ अपवाद भी हैं, यहाँ पर दिया हुआ है। तालिका के अंतिम 2 पदार्थ कोन के अनुसार नहीं है, ठीक है। मतलब कि जो NS कोन 1969 के आधारित हमने ये जितने भी पढ़े हैं यहाँ तक तो सब हैं, लेकिन ये दोनों इसके अनुसार तो ये दोनों नहीं है, DNA और RNA के, लेकिन सही हैं, ठीक है। क्योंकि बुक ही हमारी एनसीईआरटी है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, अब जल में उगने वाले पौधों में जल 95% होता है। सुप्त अवस्था में रहने वाले भागों के जीवद्रव्य में, जैसे सुप्त बीज या बीजाणुओं के जीवद्रव्य में जल 10 से 15% होता है। सूखे पदार्थों में 99% कार्बनिक पदार्थ और शेष अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। कार्बनिक पदार्थ आयनिक अवस्था में होते हैं। मुख्य धनायन कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और आयरन। मुख्य ऋणायन आपके होते हैं नाइट्रेट, सल्फेट, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड। खनिज तत्व पौधे की विभिन्न कोशिकाओं पर विशेष प्रभाव डालते हैं और कोशिका व वातावरण के बीच परासरण की क्रिया इनकी विशेष भूमिका। हमें प्रोटीन्स वगैरह की बहुत ज़रूरत होती है, वैसे इन पौधों को खनिजों की ज़रूरत होती है। ये मैं बॉटनी के बुक से पढ़ा रही हूँ, तो इसमें पौधों के पादप कोशिका को वरीयता ज़्यादा मिल रही है अकॉर्डिंग टू जंतु कोशिका, ठीक है। तो हम मतलब दिया दोनों चीज़ों का है, लेकिन जहाँ जहाँ हो सकता है वो पादप कोशिका के बारे में भी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे। तो इससे 2 फ़ायदे हैं मुझे, एक तो मेरा जूलॉजी का भी कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे सेल, प्लस बॉटनी का भी हो जाएगा, मतलब जंतु विज्ञान भी हो जाएगा और वनस्पति विज्ञान का भी हो जाएगा। दोनों के लिए एक ही चैप्टर मुझे पढ़ने की ज़रूरत है। जो थोड़ा बहुत बचेगा मैं दोनों को मिक्स करके पढ़ा रही हूँ, तो दिक्कत नहीं आएगी। जो इसमें है उससे, और ये ऐसा नहीं कि इसमें है उसमें ऐसा छोड़ के कुछ नहीं, जो है पूरा पढ़ा रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं तो ऐसे पूरा बुक ही लेके बैठ जाती हूँ, तो आप कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट लें, पढ़ाई करें, बहुत अच्छी बात है। आपके पास बुक्स नहीं है, इस समय कोरोना काल में बहुत प्रॉब्लम्स है। कोरोना काल में तो जिनके पास बुक अवेलेबल नहीं, वो ख़रीद नहीं पा रहे, तो वो मेरी बुक्स पढ़ सकते हैं। मैं पढ़ रही हूँ, मैं लगातार सिर्फ बुक पढ़ रही हूँ, ठीक है। आप समझ गए। कार्बनिक पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक हैं, जिनके बाद के 2 तत्व 2:1 के अनुपात में होते हैं, ठीक है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज मुख्य कार्बोहाइड्रेट हैं जो जीव द्रव्य में पाए जाते हैं। ये सारी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसका पहले एक स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना हो तो प्लीज़ ले लें, क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ अगर इसे पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट लें और इसका एक छोटा सा आप नोट्स कहीं पर बनाकर लिख कर इसे याद कर लें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं मेरे पास, TGT के क्वेश्चंस हैं। मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाने के बाद इनके क्वेश्चंस भी कराऊंगी। काफ़ी इजी हैं, आप इसे पढ़ने के बाद आपको लगेगा कितनी इजी हैं, लेकिन नहीं पढ़े रहेंगे तो बात दूसरी है, ठीक है। आपने स्क्रीनशॉट ले ली, ओके। तो हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। हमने कहा कि जीव द्रव्य में पाए जाते हैं। इनका मुख्य कार्य ऊर्जा प्रदान करना है, जो कि कोशिका में बहुत से कार्यों के लिए आवश्यक है, क्योंकि कोशिका में बहुत सारे कार्य होते हैं। विभिन्न प्रकार के लिपिड्स भी जीव द्रव्य की रचना में भाग लेते हैं और ऊर्जा प्रदान करते हैं, क्योंकि देखिए हर एक दिन के अंदर
कोशिका का विभाजन करना, उनका दोबारा बनना, उनमें एनर्जी प्रोवाइड करना, शरीर के हर तरीके से व्यवस्थित रखना। कोशिका एक एक हमारी बॉडी का एक एक कोशिका हमारे लिए इतना करता है, तब हम जाके इतनी मेहनत करते हैं। उसमें भी हम सो जाते हैं, मतलब हम ये करते हैं, हमारी कोशिका इतनी मेहनत करे लेकिन हम मेहनत नहीं कर पाते हैं। कितने कितने हम आलसी हैं, देख सोचिए। जो कि हमारे शरीर की कोशिकाएं हमें मेहनत कर करके ज़िंदा रखती हैं, हम ज़िंदा नहीं रह सकते कि मेहनत कर सकें, खा सकें और कुछ भी ज़िंदगी में कर सकें। ठीक है, हम कहाँ थे? हाँ, ऊर्जा रचना में भाग और ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इनमें भी कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन होते हैं, परंतु कार्बोहाइड्रेट की तुलना में लिपिड्स में ऑक्सीजन कम होती है। ये कोशिका की झिल्ली में होते हैं। प्रोटीन कुल ठोस पदार्थों का 64% है। जीव द्रव्य का सबसे अधिक महत्वपूर्ण भाग है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और कभी कभी फास्फोरस भी होता है। ये जीवद्रव के सबसे जटिल अणु होते हैं। जीवद्रव में होने वाले असंख्य रासायनिक परिवर्तन विकरों एंजाइम द्वारा होता है। विकर भी प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन की रचनात्मक इकाई को अमीनो अम्ल कहते हैं। तो ऐसा भी एक क्वेश्चन बनता है, मैंने पढ़ा था कि अमीनो अम्ल कि प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो उसमें अमीनो अम्ल दिया हुआ था, तो हम आंसर यहाँ पर अमीनो अम्ल कर सकते हैं। ठीक है, ये उभयधर्मी रासायनिक पदार्थ होते हैं। अमीनो अम्ल 20 विभिन्न प्रकार के होते हैं। विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्लों के संघनन से विभिन्न प्रकार के प्रोटीन बनते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है। ये बहुत अच्छा दिया हुआ है। वही जो हमने पढ़ा था, आप इसको ऐसे बना कर भी पढ़ सकते हैं। आप ऐसे लिखना नहीं हो तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लें और बना लें, ये भी बहुत अच्छा है। कैसे दिया हुआ है, कितना 90% वाटर है। आपका कार्बोहाइड्रेट देखिए 2% है, मतलब आप प्लस माइनस जोड़ लीजिए देखते देखते। ये आपका हो गया। लिपिड देखिए इतना है आपका। ये प्रोटीन हो गया आपका। यहाँ पर ये क्या है, इनऑर्गेनिक मटेरियल है आपका इतना थोड़ा सा 1%। ठीक है, तो ये सारी ये बहुत अच्छा है, इसको आप बना लें। ऐसे ही नोट्स बनाएं, मतलब ऐसे पूरा लिखने में मत बैठा करें। ऐसे छोटे छोटे चीज़ों को पकड़ें और बनाएं, तो नोट्स आपकी बहुत जल्दी और छोटी बनेगी, तो बर्डन नहीं होगा पढ़ने में। ठीक है, अब देखिए आगे हम पढ़ते हैं न्यूक्लिक अम्ल। मतलब न्यूक्लिक अम्ल अब पढ़ेंगे हम। यह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस का बना होता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल हमारे मतलब अब देखिए 2 प्रकार के क्या होते हैं। एक राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है आरएनए, एक डीएनए होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, अन्य रासायनिक पदार्थ। अब न्यूक्लिक अम्ल हमारे पास दो हैं, राइबो न्यूक्लिक अम्ल और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। अब हैं अन्य रासायनिक पदार्थ, अदर केमिकल सब्सटेंस। ऊपर दिए गए रासायनिक पदार्थों के साथ ही विभिन्न प्रकार के वर्णक, पिगमेंट्स, लैक्टस। अब ये देखो पिगमेंट्स, लैक्टस, यहाँ पर विटामिन्स, वृद्धि नियंत्रक, ग्रोथ रेगुलेटर, वीकर एंजाइम्स, एल्केलाइड्स आदि पदार्थ जीवित होते हैं और विशिष्ट कार्य संपन्न करते हैं। अच्छा देखो, यहाँ पर भी आपको लग रहा होगा कि ये कोशा में क्या है, वृद्धि नियंत्रक। कभी आपने सुना है कैंसर क्या है? कभी कैंसर के बारे में आपको पता है? कैंसर कुछ नहीं है, सिर्फ एक कोशिकाओं के बार बार विभाजित, मतलब विभाजन जो वृद्धि यंत्रक है, मतलब कि जब विभाजन होता है तो उनमें एक वृद्धि को रोकनी, कितना विभाजन करना है, कितना नहीं करना है, इन सब चीज़ों के लिए एक व्यवस्था होती है। लेकिन यही जब होता है, इसकी मात्रा घट या बढ़ जाती है, उसकी वजह से ही कैंसर होता है। कैंसर कुछ होता नहीं है। ये कोशिकाएं बढ़ती जाएंगी बढ़ती जाएंगी बढ़ती जाएंगी, उसके बाद वो इकट्ठी होती जाएंगी, उसके बाद उसमें पस बन जाएगा या जहरीले पदार्थ बनते जाएंगे जो हमारे ही शरीर से बनते हैं।
लेकिन वो दूसरे कार्य के लिए होते हैं, लेकिन उनके ज़्यादा हो जाने या कम हो जाने से हमारी मृत्यु हो जाती है, या फिर हमें या फिर नहीं, हमें कैंसर ही होता है, कैंसर हो जाता है ऐसे रोगों से, या तो गांठें बन जाती है, हमारे ब्रेन ट्यूमर वगैरह जो ट्यूमर्स होते हैं वो इन्हीं की वजह से बनते हैं। और मतलब बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, कोशिकाओं के विभाजन के द्वारा बनी इकट्ठे किसी भी चीज़ को हम कैंसर का नाम देते हैं। ठीक है। जीव द्रव के विभिन्न भागों की संरचना का कार्य। जीव द्रव के विभिन्न भागों की संरचना व कार्य। ठीक है। अब देखो, जीव द्रव के दो मुख्य भाग हैं। पहला है कोशाद्रव्य, दूसरा है केंद्र। अब हम कोशाद्रव्य और केंद्र के बारे में तो भाई आज तो नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो गया है। अब वीडियो को अब हम थोड़ा समाप्ति की ओर ले जाएंगे। तो ये मेरी माता रानी है, इनसे मैं आशीर्वाद ले लेती हूँ। मैं बैक बेंचर थी तो इसके लिए थोड़ा सा बैक बेंचर्स की पढ़ाई कैसी होती है, ऐसी होती है माता रानी वाली। तो माता रानी की कृपा हो जाए मेरे ऊपर। तो अब मैं वीडियो को यहाँ पे समाप्त करती हूँ। हम कोशाद्रव्य के बारे में बाद में पढ़ाई करेंगे, मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आऊँगी उसमें, क्योंकि ज़्यादा चीज़ों को इकट्ठा नहीं पढ़ना चाहिए। आपको थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करिए, थोड़ा थोड़ा ख़त्म करिए। प्लीज़ सेल्फ स्टडी पर पूरा ध्यान दें, और जितना हो सके अगर आपके पास बुक्स है तो हाइलाइटर लेके बैठें और पढ़ाई शुरू कर दें। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, शेयर करें। तो माता जी के आशीर्वाद के साथ धन्यवाद। थैंक यू।